बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने लेक्चर के अंदर हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं क्लोजर की, विच इज़ ट्रांजिटिव क्लोजर। लेकिन वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसको गो थ्रू कर लें, देन आप इस लेक्चर को मूव करें ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। और इन केस अगर आप तमाम लेक्चर्स को नहीं देख पाते हैं तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि मेरी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव क्लोजर प्रॉपर्टी बताया था उसको ज़रूर देख लें, देन आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर मूव करें। तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। क्या होता है ट्रांजिटिव क्लोजर? कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। फॉर एग्जांपल सेट ए पर कोई रिलेशन आर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है जी। द ट्रांजिटिव क्लोजर आर ऑफ अ रिलेशन आर इज़ द स्मॉलेस्ट। अच्छा जी, ये ट्रांजिटिव क्लोजर है इसको मैं आर स्टैरिक से शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। देन द ट्रांजिटिव क्लोजर आर स्टैरिक, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर को मैंने आर एफ से रिप्रेजेंट किया था और जो सिमेट्रिक क्लोजर था उसको आर एस से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर ट्रांजिटिव क्लोजर को जो है वो आर स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑफ अ रिलेशन आर इज़ द स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन कंटेनिंग आर। तो ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा जिसके अंदर ट्रांजिटिविटी की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी और इसके अलावा उसमें जो रिलेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है वो उसको भी कंटेन करता होगा। तो इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कुछ रिलेशन ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जिसके अंदर ट्रांजिटिविटी की तो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हो, लेकिन उसमें आर के अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। आर के पॉसिबल और ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा दैट कंटेन आर्स। तो अब आपको ये बताते हैं कि हम ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करना सबसे मुश्किल टास्क होता है कि इन केस अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ बना भी लेते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि उसमें जो आपके पास तमाम की तमाम एजेस हैं और तमाम की तमाम वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो ये मालूम करना ज़रा ट्रांजिटिविटी के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना भी हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक टास्क होता है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजिटिव क्लोजर भी फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। स्मॉल सेट्स के अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास सेट की लेंथ भी ज़्यादा है, उसकी कार्डिनैलिटी भी ज़्यादा है, तो हमारे लिए ये चीज़ें और मुश्किल होती है। तो उसके लिए एक मेथड डेवलप करते हैं। तो पहला हमारा मेथड है उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। अब ज़रा समझते हैं कि इस मेथड में क्या बात हो रही है। करना क्या है, हमने करना यह है कि ड्रॉ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन आर। या तो रिलेशन आर को आपके पास रिलेशन आर जो है वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में गिवन होगी, उससे आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लें, या प्रॉब्लम के अंदर ये हो सकता है कि वो आपको ऑलरेडी डायरेक्टेड ग्राफ बना कर दें। फाइंड वेदर देर इज़ अ पाथ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, पाथ, जिसको मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। फाइंड वेदर देर इज़ अ पाथ फ्रॉम फर्स्ट वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। आपने यहाँ पर ये देखना है कि जो फर्स्ट वर्टेक्स से दूसरे वर्टिसेस के दरमियान कोई पाथ है आपके पास। इन केस अगर वहाँ पर पाथ अवेलेबल होता है आपके पास, पाथ है आपके पास, यानी फ्रॉम वन वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स, इंक्लूड द ऑर्डर पेयर फॉर दैट वर्टिसेस। आपने जो है वो इन वर्टिसेस के ऑर्डर पेयर जो है वो इंक्लूड करने होते हैं। इफ़ देर इज़ अ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स, तो अगर पाथ आपके पास एग्जिस्ट करता है तो आपने जो है वो ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट बनाना होता है। Similarly, we proceed to check all the path from all the vertices to all other vertices and include the corresponding order pairs in R static. इन केस अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन पहले हम ज़रा समझ लेते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में पाथ का क्या मतलब होता है, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जो भी पाथ बन रहा होता है, यानी फर्स्ट वर्टेक्स से लास्ट वर्टेक्स में जो भी पाथ होता है, उस पाथ से इंक्लूडेड जो भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर्स हमने वहाँ पर लिखने होते हैं, और फिर तमाम उन ऑर्डर पेयर्स को कंबाइन कर लें तो हमें एक ऐसे रिलेशन मिलती है जो ट्रांजिटिव क्लोजर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना होगा कि बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ में पाथ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने लेक्चर को थोड़ा ब्रेक करता हूँ और पाथ पर लेके चलता हूँ कि पाथ को कैसे लिखा जाता है। देखिए जी, ये मैंने लिखा है, सिमिलरली वी प्रोसीड टू चेक ऑल द पाथ फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस to all other vertices and include the corresponding ordered pairs in R steric. At the end we got the transitive closure of R steric of a relation R. इस तरीके से अगर हम सबको आपस में ऐड कर लें यानी इंक्लूड कर लें या इनका यूनियन ले लें तो हमें क्या मिलता है, ट्रांजिटिव क्लोजर मिलता है। अब पहले तो हम पाथ को समझते हैं ताकि हमें ट्रांजिटिव क्लोजर समझना हमारे लिए आसान हो जाए।
तो किसी रिलेशन में पाथ का क्या मतलब होता है? कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, अ पाथ ऑफ अ लेंथ n इन आर फ्रॉम ए टू बी। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड जो मेरे पास सेट मौजूद है, उस सेट के अंदर फर्स्ट और लास्ट मेंबर्स जो हैं, फर्स्ट और लास्ट मेंबर ए और बी हैं। तो बेसिकली मुझे देखना होगा कि ए और बी के दरमियान क्या पाथ अवेलेबल है, और अगर है तो उनके ऑर्डर पेयर्स मुझे लिखने होंगे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपसे पूछा, जैसे कि डेफिनेशन में बताया। तो यहाँ पर यह है कि अ पाथ ऑफ अ लेंथ n इन R फ्रॉम A टू B इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ A, y1, y2, yn-1 एंड B विच बिगिनस विद A। यानी ये एक ऐसी फाइनाइट सीक्वेंस है जो A यानी फर्स्ट से स्टार्ट होती है, n एंड विद B और लास्ट पर एंड होती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान में रखिएगा इसको। सच दैट ए जो है वो y1 से रिलेट करता हो, फिर y1 y2 से रिलेट करे, फिर y2 y3 से रिलेट करे, इस तरह yn-1 जो है वो b से रिलेट करे। इन शॉर्ट में अगर आपसे बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने करना ये है कि एक सेट के अंदर जितने मेंबर्स हैं उसके पहले और आखिरी मेंबर के दरमियान डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो भी पाथ डिफाइन है उनके आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को इंक्लूड करना होता है। ठीक है जी। अब ये बात जो मैंने की है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाथ के अंदर आपने फर्स्ट पॉइंट पर शुरू होना होता है और जो उसका लास्ट पॉइंट होता है उसको आपने एंड करना होता है, उस पर आपने एंड करना होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप फर्स्ट पॉइंट पर शुरू करते हैं और फॉर एग्जांपल डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा है कि उसका वो वापस लास्ट पॉइंट तक पहुंच सकता है, तो आप याद रखें कि उसको हम कहते हैं साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है उसी वर्टेक्स पर आकर एंड होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, नॉट साइकिल्स। ठीक है जी। तो पाथ जो होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात पाथ की जा रही है। तो बात आप अपने जहन में रखना है कि आपने ए से स्टार्ट करना है और आपने बी पर एंड करना है, और चेक करना है कि उसमें जो भी क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिसेस और एजेस कवर हो रहे हैं उनके क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से हैं, उनको आपने एक सेट के अंदर कंबाइन कर अगर आप लिख दें तो वो बन जाता है आपके पास, क्या बन जाता है? एक ट्रांजिटिव क्लोजर। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से समझ सकें। सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास किसी रिलेशन का एक डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस रिलेशन में, अच्छा जी मैं एक चीज़ और आपके लिए लिख दूँ कि इस रिलेशन को वैसे भी खैर देखकर आइडिया हो रहा है कि ये रिलेशन जो है किस सेट पर डिफ़ाइन है, जिस सेट के मेंबर हैं ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है जी। तो टेक्निकली ये जो इसका जो पाथ है वो ए से स्टार्ट होगा और एफ पर एंड होगा। ठीक है जी। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका कौन सा पाथ पॉसिबल है, तो आप देखिए कि आप ये डायरेक्शन को ज़रूर देखिएगा कि ए जो है वो बी से रिलेट है, एंड देन बी डी से रिलेट है, एंड देन डी जो है वो एफ से रिलेट है। तो इसका मतलब है कि ए से एफ तक पहुंचने के लिए एक सिंपल पाथ तो ये है। ठीक है जी। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ में एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि जो पाथ P1 है ये है ए से आप बी पर मूव करते हैं, इसको इस तरह कॉमा करके लिखते हैं, बी से आप डी पर मूव करते हैं, डी से आप एफ पर पहुंच जाते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ निकालने के लिए आप जितनी एजेस कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए टू बी सिंगल एज है, बी टू डी सिंगल एज है, डी टू एफ ये जो सिंगल लाइन है इसे आप कहते हैं एजेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर n नंबर्स मौजूद होते हैं तो यकीनन n-1 पाथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर P1 के अंदर 4 वर्टिसेस लिखे हैं 1 2 3 एंड 4, तो इट मीन्स कि इसकी जो पाथ है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 होगी। लेंथ क्या होगी इसकी? अगर आप एक्स्ट्रा एक चीज़ लिखना चाहें, लेंथ होगी इसकी लेंथ 3। ठीक है जी। अच्छा जी, ज़रा आप और चेक कर बताइए कि कोई और पाथ इसमें पॉसिबल है, यानी ए से एफ तक आपने पहुंचना है, किसी और तरीके से जा सकते हैं? तो ज़रा हम चेक करते हैं। थोड़ा सा आप भी इस पर फोकस कीजिए ताकि आप इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। जी एक बात आपको और नज़र आता है कि सपोज़ आप ए से बी पर मूव करते हैं, फिर बी से आप ई पर मूव करते हैं, फिर ई से सी पर मूव करते हैं, सी से डी पर मूव करते हैं और डी से एफ पर मूव करते हैं। राइट। तो क्या बना इसका पाथ? इसका पाथ बन गया ए बी ई सी डी एफ। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पाथ की लेंथ क्या होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ बनेगी 5। ठीक है जी। अच्छा क्या और कोई पाथ पॉसिबल है? तो बिल्कुल और कोई पाथ हमें नहीं नज़र आ रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कोई साइकिल पॉसिबल है? तो नज़र आ रहा है हमें कि ए बी डी एफ और ई, एफ और ए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक साइकिल भी आपको मिल रहा है।
तो बेसिकली साइकिल भी एक पाथ होता है, तो उसको हम P3 से रिप्रेजेंट करते थे, और वो क्या होगा, A B D F एंड A। ठीक है जी। तो इस पाथ को जो लेंथ है वो बेसिकली 4 है, और इसे हम कहते हैं साइकिल। मैं आपको फिर यहाँ पर रिकमेंड कर दूँ कि बेसिकली मैं जब डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूँगा तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर मैं पाथ की बात करूँगा, यानी ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए मुझे पाथ रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, साइकिल रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, क्या कोई और साइकिल आपके लिए हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है। वो हो सकता है A B E C D F एंड देन A। तो इसमें 2 साइकिल भी पॉसिबल हैं। कौन से? जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, A B E C D F एंड A। तो ये भी आपके पास एक होगा साइकिल। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस साइकिल की जो है वो लेंथ क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने आपके पास वर्टिसेस हों उनमें से एक कम कर दें, अगर आप एक माइनस कर दें तो आपको उसकी जो है वो लेंथ का भी पता लगता है, तो उसकी टोटल लेंथ होगी 6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वापस हम अपने लेक्चर की तरफ, जहाँ पर हम ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने वाले थे। ठीक है जी। तो अब आप चलते हैं और मैं उसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छा आपका क्लियर हो सके। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कहते हैं? इस एग्जाम्पल में आपसे कहते हैं कि लेट A इज़ इक्वल टू ABCD। एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर एक रिलेशन डिफाइन की गई है, और वो रिलेशन है AB AC BA BC CD एंड DA। तो अगर आप बारी बारी इनको चेक करें कि कौन सा इसमें ट्रांजिटिव पेयर मिसिंग है, और वो मिसिंग पेयर को अगर आप ढूंढें तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए, स्पेशली ट्रांजिटिविटी के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो फाइंड दी ट्रांजिटिव क्लोजर। तो इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इसका एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको पैसे के पहले भी बताया था कि जो भी आपके पास वर्टिसेस गिवन हैं उनको आप लिख लीजिए, मिसाल के तौर पर A B C D। ये ऑर्डर भी आपकी अपनी चॉइस है, आपको लगता है आप किसी भी ऑर्डर को लिख सकते हैं। आप चाहें क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, या एनी अदर ऑर्डर भी पॉसिबल है। अब आप अगर नोट करें तो A B से कनेक्टेड है, तो आपने A को B से कनेक्ट कर दिया। ऐसे कर मर्जी आप स्ट्रेट लाइन बनाएं या आप कर्व बनाएं, जो आपका अच्छा लगता है। A को C से कनेक्ट कर दें। इसी तरीके से आपने यहाँ पर A को जो है वो C से कनेक्ट कर दिया। फिर B A से कनेक्ट है, तो यहाँ पर B जो है वो A से कनेक्ट हो गया है। इसी तरीके से B C से कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो B है वो इसी तरीके से C से कनेक्ट हो गया है। मैं बी सी पहले से कनेक्ट कर चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। ए बी से कनेक्ट है, ए बी कनेक्ट कर दिया। ए सी से कनेक्ट है, ए सी की कनेक्शन मैंने नहीं दिखाई, वो मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो ये मैंने यहाँ पर बना दी है आपके लिए। ए जो है वो सी से कनेक्ट हो रहा है, राइट। और बी ए से कनेक्ट है, बी ए से कनेक्ट है। बी सी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है। सी डी से कनेक्ट है, सी को डी से कनेक्ट कर दें आप, ये आ जाएगा सी डी की कनेक्शन। और आखिरी जो है वो डी ए कनेक्टेड है, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ए। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने क्या करना है, इसमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के बाद आपने इसमें पाथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं पाथ फाइंड आउट करता हूँ फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है जी। अब पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सेट में ए ये है, तो आपको ए से डी तक का एक आपने पाथ यहाँ पर ढूंढना होगा। ठीक है जी। तो बताइए जी, तो हमारा पाथ बनेगा क्या वर्टेक्स ए? तो आप ए से स्टार्ट होते हैं, तो देखें ए से बी पर जा सकते हैं, देन बी से सी के लिए डायरेक्टेड ग्राफ है, देन सी से डी के लिए है, देन डी से ए के लिए है। तो आपने यकीनन साइकिल नहीं करना, बट ए से बी, बी से सी एंड देन सी से डी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पाथ है वर्टेक्स ए, वी हैव, चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं। वर्टेक्स ए क्या बनेगा आपका पाथ? ए बी सी डी। ठीक है। तो आपने इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आपने इंक्लूड करने हैं। मैं लिख देता हूँ, सो द ऑर्डर्ड पेयर include इन आर स्टैटिक में ऑर्डर पेयर डालने। अब ऑर्डर पेयर कौन से डालने हैं?
तो चूँकि आप ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने पहले तो यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर्स लिखने होंगे। सबका एक्स पार्ट तो ए होगा आपके पास, ए ठीक है, देन ए और लास्ट में भी ए होगा ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बी पार्ट है आपके पास वो इस सीक्वेंस में आपने पुट करना है, यानी ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो अपने ऑर्डर पेयर के अंदर ये वाली जो चीज़ है ये आपने अपने ऑर्डर पेयर में डालने हैं, ए बी ए सी एंड ए डी, तो ये आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। तो पहली बात तो हमें पता लग गई है। अब ये कहाँ तक आपने करना है इसको, फिर आपने इसी तरीके से चलना है, सबको चेक करना होगा। तो अब हम ये चेक करने जा रहे हैं, क्या चेक करने जा रहे हैं, पाथ देखने जा रहे हैं, पाथ फ्रॉम वर्टेक्स बी। तो वर्टेक्स बी से आप पाथ को देखने जा रहे हैं। तो अब आपकी सेट थ्योरी ये बताती है आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आप बी से चल रहे हैं तो आपको ए पर आना होगा वापस, ठीक है जी। तो अब आप चेक कीजिए कि आपका पाथ कौन सा होगा। तो अब आप बी से मूव करते हैं तो बी सी पर जा रहा है, सी ए को डायरेक्शन दे रहा है, डी ए को जा रहा है। तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका लास्ट पॉइंट है और इसके लिए एक पाथ अवेलेबल है। तो अब आपका पाथ क्या हो जाएगा इसका, जी इसका पाथ बी से स्टार्ट हुआ, बी सी डी एंड ए। तो अब आप बताएं कि इसका ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आपने चूँकि बी से शुरू किया है तो तमाम सेट के अंदर आप बी लिख लीजिए, बी कॉमा दिस एंड देन बी कॉमा दिस, ठीक है जी। और फिर उसके बाद करॉस्पॉन्डिंग बी सी डी और ए लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पाथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। सिमिलरली मैं बहुत जल्दी से जो है वो सी के लिए पाथ लिख लेता हूँ ताकि जो है चीज़ें आप समझ सकें। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स सी। तो सी के लिए, वर्टेक्स के लिए बताएं तो सी टू डी। अब अगर आप देखेंगे तो सी है तो बी तक जाना होगा, तो सी से डी, डी टू ए एंड ए टू बी। यकीनन हमारे पास सारे पाथ अवेलेबल हैं। तो हम इसके लिए सी के लिए क्या लिखने वाले हैं, तो सी के लिए पाथ क्या बना, सी के लिए पाथ बना सी डी ए एंड बी। और इसके करॉस्पॉन्डिंग जो सेट है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स सी कॉमा सी, सी कॉमा डी एंड देन सी कॉमा ए और सी कॉमा बी, ठीक है जी। ये बात हो गई हमारी। और सबसे आखिरी अब हमारे पास पाथ रह गया है, उसको भी हम फॉर्म कर कर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। इट मीन्स देन पाथ फ्रॉम वर्टेक्स डी। तो वर्टेक्स डी के लिए अब आपका पाथ क्या बनेगा, वापस देख लीजिए। आप डी से मूव करें तो डी ए बी सी, ऑफ कोर्स आपको समझ आ गई होंगी जो थ्योरी हम बात कर रहे हैं। तो ये पाथ आपका होगा डी, डी के बाद क्या है फिर, डी ए बी सी, डी ए बी एंड सी। और ये बन जाएगा डी कॉमा डी एंड देन डी कॉमा ए, डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी। तो यहाँ पर भी आपके पास ये आ गया। अब आखिरी काम आपने क्या करना है, सबसे आखिर में आपने जो है वो करना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इन सबको आपने कंबाइन करके लिख देना है। तो यहीं पर मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूँ यहाँ पर। तो जब आप मैं इनको कंबाइन करके लिखूँगा और फाइनल जो मेरे पास एक रिलेशन बन कर आएगा, वो रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, वो रिलेशन शो करेगा ट्रांजिटिव क्लोजर को। तो ये बन गया, मैंने बना लिया आर स्टैरिक, और आर स्टैरिक के अंदर इन तमाम नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया है। तो पहले लिख लेते हैं पहले सेट के ए, आप सीक्वेंस में लिख लें, इसको इस तरह लिख लें जैसा आपका मूड हो वैसे लिख सकते हैं। देन ए सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा बी, बी सी, बी डी एंड देन बी ए, सी कॉमा सी, सी डी, सी ए, सी बी, और जो लास्ट है वो आपके पास डी डी, डी ए, डी बी एंड डी सी। तो ये जो आपके पास फाइनल आपके पास रिलेशन आर स्टैरिक बनकर आया है,
ये होगा हमारा रिक्वायर्ड, ये बेसिकली स्मॉलेस्ट होगा, और ये होगा आपके पास रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे मेंबर्स भी हैं जो आर के अंदर मौजूद थे ऑलरेडी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही होगी, जैसे मिसाल के तौर पर आर रिलेशन आपके पास ये मौजूद है जिसके अंदर ए बी ए सी वाली टर्म्स हैं आपके पास। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर ए बी भी मौजूद है, ए बी भी है, ए सी भी है, फिर यहाँ पर बी सी भी मौजूद है, इसी तरीक़े से यहाँ पर बी ए भी मौजूद है, इसी तरीक़े से यहाँ पर सी डी भी है, यहाँ पर जो है वो डी ए भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप नोट करें ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए ये रिलेशन आर मौजूद है आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास आर थी, तो आर के सारे मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो है वो आर स्टैरिक एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन है जो दो चीज़ों को कंटेन करता है। किन दो चीज़ों को? एक तो आपको ये बताता है कि इसके अंदर जो है वो आर कंटेन है, यानी आर इसके अंदर इंक्लूड है, और सेकंड ये बताता है कि ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिलेशन है जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड भी करता है, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर बनकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 4, 6, 8 एंड 10, और एक रिलेशन डिफाइन है, वो रिलेशन है 4, 4, 4, 10, 6, 6, 6, 8 एंड 8, 10 इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। फिर आपसे कहते हैं डिटरमिन द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। हमने जो आर रिलेशन है इसका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम ज़रा सी टेक्निक को अपनी डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमने पाथ फाइंड आउट किया था और फिर हमने उससे ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हम अपनी टेक्निक को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और आप यूँ समझ लें कि ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने का एक और हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। तो एक थ्योरम है आपके पास, वो थ्योरम आपसे ये कहता है कि लेट एम आर बी द 0, 1 मैट्रिक्स, ठीक है जी। आर रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को और एम रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को। मिसाल के तौर पर ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिलेशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो एक आपकी एम आर मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 0, 1 मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने अपनी रिलेशन को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया था तो उसमें 0 और 1 वाले एलिमेंट आते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को 0, 1 मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑफ द रिलेशन आर ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स, ठीक है जी, देन द 0, 1 मैट्रिक्स ऑफ अ ट्रांजिटिव क्लोजर आर स्टैरिक इज एम आर स्टैरिक। जो बेसिकली आप निकालेंगे वो क्या होगा? एम आर, एंड ये डिसजंक्शन का सिंबल है। आप चाहें तो इसे वी का सिंबल भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे यूनियन भी कह सकते हैं। एंड देन एम आर स्क्वायर वी एम आर क्यूब अप टू एम आर पावर एन। मैं इसको ज़रा आसान कर आपके लिए बताता हूँ कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी आपके पास रिलेशन गिवन है उससे एक एम आर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, यानी रिलेशन की एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर मैंने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। फिर आप जब उससे मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे तो उससे आपने करना क्या है कि एम आर फाइंड आउट करना है, उस रिलेशन की मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसका क्यूब निकालना है, और उन सब का डिसजंक्शन आपने करना होगा, ठीक है जी। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। तो इट मीन्स कि आपने एम आर स्क्वायर, एम आर क्यूब और एम आर पावर 4 जो है वो जाना होगा और उसका डिसजंक्शन निकालना होगा। तो इस तरीके से भी आप ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें अब अपनी प्रॉब्लम को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि हम एक एम आर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी इस रिलेशन से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आप अपने पास स्क्रीन को स्क्रॉल कर लीजिएगा, और मैं जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, और वो मैट्रिक्स एम आर जो है वो आपके पास, ये जो एम आर मैट्रिक्स आपके पास, ज़रा जल्दी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको याद है कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स को बताया था कि मैं ज़रा यहाँ पर, क्योंकि स्टेप के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म करने का ऐसा कोई टूल नहीं है, तो हम ज़रा मैट्रिक्स को इस तरीके से अच्छी सी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली है, और आपको पता है ना कि ये मैट्रिक्स में जो लेफ़्ट हैंड साइड है बेसिकली ये किस तरह लिखी जाती है, और टॉप पर कौन से एलिमेंट होते हैं। आई एम सॉरी, इसको थोड़ा सा जो है वो हम ऊपर स्पेस नहीं है हमारे पास, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं, और इसको हम यूँ लिख लेते हैं कि ये बन गई आपके पास एम आर। अब ये जो एम आर रिलेशन है इसके लिए जल्दी से एक मैट्रिक्स बना लें आप। ये बन गई है आपकी मैट्रिक्स सपोज़, और
इस मैट्रिक्स में से आपने इनको ऐसे मूव कर दिया, ज़रा इसकी फॉर्मेशन अच्छी हो गई। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इन एलिमेंट्स को लिखा है, जैसे कि आपको पता है कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है 4, आपके पास है 6, आपके पास है 8 और आपके पास है 10। सिमिलरली ये जो 4, 6, 8 और 10 है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। फिर आपको ये देखना होता है कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी आपके पास रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी जगह आपने 1 लिखना होता है। तो 4 मौजूद है, आप स्क्रीन स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। 1, देन 0, 0, 1। इसी तरीके से आपके पास 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0। तो इन केस अगर इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी अपने प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको रिलेशन से मैट्रिक्स फॉर्म करने सिखाया था। खैर है बहुत सिंपल कि अगर 4 और 4 पेयर जो है रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 लिखना होगा, और फॉर एग्जांपल 4 और 6 मौजूद नहीं है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0 लिखना होगा। तो इसे MR मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप 0-1 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा टारगेट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने बहुत ध्यान से देखनी है कि हम इससे MR स्क्वायर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी आपकी इन्वॉल्व है। तो अब हम मालूम करने वाले हैं MR, और इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, MR स्क्वायर निकालने वाले हैं। ठीक है जी। तो स्क्वायर निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपको पता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काम है। मैं इसके ऊपर पावर 2, अब मैं अपनी फॉर्मेलिटी पर पावर 2 इस तरह नहीं लिखूँगा, सिर्फ सिंपल पावर 2 लिख दिया करूँगा यहाँ पर। तो अब ज़रा आपने ये देखना है कि ये जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको शायद बुक से इतना अच्छा समझ में ना आए। तो ये आपने लिखना होता है MR, और इसको आपने स्टैरिक करना होता है MR के साथ। ठीक है जी। ये जो MR स्टैरिक है बेसिकली, ये स्टैरिक जो है ना वो यानी ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है जी। तो ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो हम यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह की मल्टीप्लिकेशन है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप जो है इनको समझ सकें। मैं बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये कि 2 मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता हूँ, क्योंकि MR को MR से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो सॉरी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं। सपोज़ एक मैट्रिक्स ये बन गई आपके पास, और सपोज़ ये आ गई आपके पास सेकंड मैट्रिक्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैं इन सब को रिमूव करता हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ ताकि स्पेस मुझे मिल जाए। यानी MR पावर 2 अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बेसिकली MR का प्रोडक्ट लेना होगा किसके साथ, MR रिलेशन मैट्रिक्स के साथ। तो पहला तो काम हमने ये करना है कि जल्दी से 2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। दोनों सेम होंगी ऑफ कोर्स। एक हमने सपोज़ ये फॉर्म कर ली, एक हमने सपोज़ इस तरह फॉर्म कर ली, और हमने ये मैट्रिक्स अपनी कंप्लीट कर ली। ये मैट्रिक्स आपकी हो गई कंप्लीट। ठीक है जी। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैं इसमें मैट्रिक्स को किस तरह फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो पहला तो काम तो ये करते हैं कि ज़रा जल्दी से इन एलिमेंट्स को जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर जो है वो कट का टूल यूज़ करते हैं, और हम इसको कट कर लेते हैं ऐसे करके, ताकि हमारा टाइम सेव होगा। तो हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। ऐसे पेस्ट कर लिया, और इसी तरीके से हम इसको वापस इसको हम ऐसे करके कट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने मल्टीपल टाइम्स कट करना होता है तो हमें 2 दफ़ा इसको कट करना होता है। ये आपने ऐसे कर इसको यहाँ से इसकी कॉपी कर ली, और यहाँ पर भी आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। 2 सिमिलर मैट्रिक्स हैं, तो हमने अपना टाइम सेव किया और ये आ गई। राइट। अब ज़रा ध्यान आपने लगाना ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होती है तब हम सिंपली करते ये हैं कि यानी जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है, जो फर्स्ट रॉ है, जो इसको यहाँ पर हम इसको रॉ वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। ये बात आपको पहले से पता है। तो यानी ये आपका इस तरीके से ये फर्स्ट रॉ से ये कंप्लीट फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। अब ये होगा कैसे, ज़रा इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ना। ठीक है जी। यानी अब आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 0 और 1 की मैट्रिक्स आएगी, लेकिन वो मैट्रिक्स बनेगी कैसे, उसके पीछे क्या लॉजिक इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाले। फिर आप इसी को इससे करेंगे,
फिर आप इसी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो काम हमने ये करना है कि पहले हमने फर्स्ट रॉ को चूज़ करना है और उसको इसके साथ इन तमाम कॉलम्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैं मैट्रिक्स किस तरह फॉर्म कर रहा हूँ और इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब आपको एक दफ़ा बात ये समझ आ गई तो अब तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन इन केस अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है ये चीज़। ठीक है जी। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब आपने इस मैट्रिक्स को जो फाइनली फॉर्म करना है वो कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आपने करना सिर्फ ये है कि आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो इस कॉलम के अंदर 1 है। अच्छा जी, इधर रॉ वाइज चलना है और यहाँ कॉलम वाइज चलना है। अगर 1 और 1 यानी ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अब आपने इसका जो रिज़ल्ट है वो लिख देना है यहाँ पर 1। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है बट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ओके यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंप्लीट रॉ में बहुत ध्यान से सुनना है। अगर एक कंप्लीट रॉ में आपके पास कोई भी 1 वाला नंबर जो है वो दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम से 1 वाले नंबर से मैच करता है, तो आपने उसका जो रिज़ल्ट है वो 1 लिख देना है। क्योंकि ये बेसिकली जो डिसजंक्शन का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। शायद आपने जो आप और का जो सिंबल पढ़ते हैं, इन शॉर्ट जो यूनियन का सिंबल होता है वो उसी तरीके का काम करता है। मैं ज़रा इसी बात को रिपीट करता हूँ कि आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल 1 की लोकेशन ये 2 डिफरेंट जगहों पर है। अगर इस कॉलम के अंदर ये क्रॉसपॉन्डिंग में से किसी एक जगह पर 1 सेम हो जाते हैं, तो आपने उसका जो है आंसर है वो सिंपल 1 लिखना है। तो इसका मतलब है कि आपने इस रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। राइट। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो रॉ है आपके पास, इस रॉ को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपने 1 के क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स देखने होंगे। देखिए यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। तो इसका मतलब है कि कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग नंबर 1 जो है वो हमें नहीं मिला। ठीक है जी। यानी मिसाल के तौर पर अगर सपोज़ कीजिए कि इस प्लेस के ऊपर सपोज़ करें कि 1 होता, तो हम ये कहते हैं कि यार यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये क्रॉसपॉन्डिंग नंबर सेम है, तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते थे, बट हमें कोई भी नहीं मिला, तो इसलिए हमने इसका रिजल्ट लिखा है 0। ठीक है जी। ये ऑपरेटर्स बूलियन ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। इन फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर देखें, अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट रॉ से थर्ड कॉलम का रिलेशन। देखें ये 1 है बट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो 1 वाली कोई भी पोजीशन मैच नहीं करती है। तो जब 1 वाली कोई भी पोजीशन मैच नहीं करेगी तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये 1 से मैच कर रहा है। ओके जी। जब कोई भी 1 से मैच कर जाए तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो क्रॉसपॉन्डिंग लोकेशन का आइडिया हो गया आपको। जैसे ये क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग लोकेशन है, दिस एंड दिस वन। तो यहाँ पर नोट करें कि 1 से मैच कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसका जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी फॉर्म करना आया होगा। अब सिमिलरली यही काम हमने करना है क्या, अपनी सेकंड रॉ के साथ। तो चलें सेकंड रॉ को देखते हैं। देखें 0 1 1 0 1 0 0 0, तो इट मीन्स 1 कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो आंसर इसका हो जाएगा 0। इसी तरीके से 0 0 1 1 से मैच कर गया, तो 1 से मैच कर गया, वहीं पर आप स्टॉप कर दें और इसकी जगह 1 लिख दीजिए। थर्ड देखिए, ये 0 0 1 से मैच कर गया, यहाँ पर इसका आंसर हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत फ्लो में चला जाता है। फिर 0 0 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। देखें ये 1 और 1 मैच करें इसके अंदर, तो इसीलिए इसका आंसर भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सिमिलरली अब थर्ड रॉ की बात करते हैं। देखें ये 1 वाली लोकेशन, या चाहे तो सिर्फ 1 वाली लोकेशन को आप देख लें, इतने सारा 0 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 4th नंबर पर है और यहाँ पर है 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरीके से अगर आप चेक करें, यहाँ पर 1 है 4th, तो ये देखें 4th लोकेशन पर है, तो यहाँ पर भी 4th लोकेशन पर कुछ नहीं है, 0 है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 0। इसी तरीके से ये जो 4th लोकेशन है, इधर सब जगह 0 है। देखें इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीट रॉ ये 0 बन जाएगी। सिमिलरली आप इधर देखें, इस रॉ में तो कोई 0 है ही नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है, और यहाँ पर तो डायरेक्टली आपने लिखना होगा 0। तो ये आपके पास बन जाएगी MR पावर 2 की एक मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमें कहाँ तक जाना है, M पावर 4 तक जाना है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ MR क्यूब की। तो MR क्यूब कैसे निकालने वाले हैं भाई, MR पावर 3 का मतलब है, मैं इसे क्यूब कह रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने अभी MR रिलेशन मैट्रिक्स 2 के लिए फाइंड आउट की है, अब आपने वापस से उसको MR के साथ मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है जी। तो जल्दी से अपनी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बना लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको मैट्रिक्स को इतनी डिटेल के साथ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन चूँकि अभी हम बहुत ही लर्निंग फेज़ में हैं तो इसलिए हम ये सारी चीज़ों को डिटेल से देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया और ये हो गया आपके पास, राइट। ज़रा जल्दी जल्दी इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। एम आर स्क्वायर तो फ़ौरन ही हमारे सामने है, तो एम आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, राइट। और इसके साथ साथ आपने कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, इसके साथ लिखनी है एम आर मैट्रिक्स। तो स्क्रीन को स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा, 1 0 0 1, फिर उसके बाद है 0 1 1 0, और फिर उसके बाद 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0। ये मैं आपको स्क्रीन स्क्रॉल कर एम आर मैट्रिक्स दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए एम आर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो अब आपने ज़रा जल्दी से मुझे बताना है कि एम आर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा। तो पहले तो हम काम करते हैं कि एम आर ये जो क्यूब है, ये जो पावर 3 है, इसके लिए पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं और फिर हम अपना रिजल्ट लिखते हैं। ये बन गई इसकी फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये आ गई इसकी मैट्रिक्स। तो आपको मेरा मैट्रिक्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा, काफ़ी तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है यहाँ पर जी। ठीक है जी, अब आपने मुझे बताना है, देखिए 1 के लोकेशन को देखा करें, बस 1 यहाँ पर है ना, तो ये 1 है यहाँ पर। अब आप चेक करना है फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में। तो आप चेक करें कि इस कॉलम के फर्स्ट पोजीशन में आज मिल गया आपको, आपने इधर 1 लिख लिया। ठीक है जी, लास्ट की देखने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट और लास्ट आप हर कॉलम का फर्स्ट और लास्ट देखिए। यहाँ भी नहीं मिला, फर्स्ट और लास्ट में भी नहीं है, फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट में है आपके पास, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है वो लास्ट 3 नंबर जो हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो 1 हैं। तो आखिरी 3 नंबर्स अगर आपने देखने हैं इसके अंदर, तो इस कॉलम में ये 3 नंबर्स ये देखें, यहाँ पर 1 है। ठीक है जी, यहाँ पर 1 है। ठीक है जी, यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब है कि इसे कैसे लिखना होगा, पहला नंबर होगा 0, देन 1 1 एंड 1, राइट। इसी तरीके से चूँकि इन 2 कॉलम्स के इन 2 रॉस के अंदर तो 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका MR4। और मैं अपना टाइम सेव करने के लिए बिल्कुल आज इसी तरीके से MR3 था, MR4 मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म करना आ गई है। अब यहाँ पर ये जो MR4 वाली मैट्रिक्स है, ये मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप इसको इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमने MR4 मैट्रिक्स लिख दी। तो फाइनली जो MR4 मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आई है 1 0 0 1, फिर 0 1 1 1 एंड देन 0 0 0 0 0 0 0 0। ये वो सारे आपके पास 0 आ गए MR4। और फाइनल हमारा स्टेप है कि ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए हमें MR स्टैटिक जो चाहिए, हमें क्या करना होगा, हमें MR मैट्रिक्स का स्टैटिक लेना होगा, किसके साथ, MR2 के साथ। इसका स्टैटिक करना होगा MR3 के साथ, उसको स्टैटिक करना होगा MR4 के साथ। ठीक है जी। तो अब आप इसको जो है वो अगर सॉरी, मैंने यहाँ पर स्टैटिक क्यों लगा दिया है, यहाँ पर मुझे डिसजंक्शन का सिंबल लगाना चाहिए था। इन शॉर्ट, अगर आपको ये डिसजंक्शन नहीं पता तो स्मॉल वी कह लें आप इसे, या इन शॉर्ट यूनियन कह लें। यूनियन का मतलब ये होता है आपके पास कि 1 1 का आंसर 0 1 का आंसर 1 आएगा, और इसके अलावा 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आप यूनियन इसके अंदर से निकाल लेंगे। इनका बस अब आपने क्या करना है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर्स को देखना होगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो ये देखिए MR क्या है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहला नंबर है 1 है, राइट। MR स्क्वायर का पहला नंबर भी 1 है, फिर MR क्यूब का भी जो पहला नंबर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है, देन 1 है। तो इसका मतलब है ये है कि MR जो पहला नंबर आपका बनकर आएगा वो नंबर 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ये बताना बहुत आसान है, इसको आपको ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं फाइनली MR स्टैटिक मैट्रिक्स में लिखने वाला हूँ, और वो मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी कुछ इस फॉर्मेट के ऊपर जी। तो फाइनल मेरे पास जो रिज़ल्ट बन कर आएगा वो बन जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, राइट। तो ये आप खुद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे वो रिलेशन लिखें कि वो कौन सा ऐसा रिलेशन है, यानी इसको रिलेशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत आसान है। क्या कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये फॉर एग्ज़ाम्पल 4 था, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इसी तरीके से ये 4, 6, 8 और 10 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसका जो फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर है वो क्या होगा आपका, तो वो ट्रांजिटिव क्लोजर मिलेगा आपके पास 4,4, क्योंकि यहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर 4,10, 4, 10। जो नेक्स्ट नंबर है आपके पास वो क्या होगा, वो नंबर होगा 6,6। जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा 6,8 एंड देन 6,10, यानी मैट्रिक्स से आपने वापस रिलेशन लिख ली एंड 8,10, राइट। तो अगर आप नोट करें तो ये आपके पास क्या बनकर आएगा, ये हमारा होगा रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर। दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है जी। तो ये बना आपका रिक्वायर्ड, और आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 है तो 4, 10 है तो नोट करें कि 4, 10 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। 4 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर हम 4, 10 को चूज़ करते हैं तो 10 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। 6, 6 को चूज़ करते हैं तो ये भी 6 है, तो 6, 8 है तो 6, 8 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा 6, 10 है तो 6, 10 यहाँ एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली 4, 6, 8 को अगर हम चूज़ करते हैं तो 8, 10 तो 6, 8 सब यहाँ पर मौजूद है। जबकि अगर हमें ओरिजिनल रिलेशन की मैं बात करूँ तो आप नोट करें कि जो ओरिजिनल रिलेशन था इसमें यकीनन कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होगा। मिसाल के तौर पर 4, 4 है, 4, 10 है तो चलें 4, 10 यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें इसमें फॉर एग्जांपल 4, 10 को अगर हम पिक करते हैं तो 10 तो कोई नहीं है। 6, 6 को पिक करते हैं, 6, 8 हो जाएगा, तो 6, 8 भी चलें यहाँ पर मौजूद है। 8 देखें, अगर ये 6, 8 है और 8, 10 है तो 6, 10 यहाँ पर होना चाहिए, तब 6, 10 यहाँ पर मौजूद नहीं है, राइट। तो 6, 10 यहाँ ना होने की वजह से इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है वो क्लोजर नहीं है, ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और अगर आप यहाँ पर ये बात नोट करें तो देखिए यहाँ पर 6, 10 आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये आपका फुल एंड फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर बन गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांजिटिव क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप बिल्कुल उसको ट्राई कीजिए। ये एक और एग्जांपल, आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 होगी। आपने क्या करना है, आपने करना यहाँ पर ये है कि फाइंड दी 0, 1 मैट्रिक्स of the transitive closure of the transitive closure of the relation R where, ये जो आपकी रिलेशनल मैट्रिक्स है, ये आपकी रिलेशनल मैट्रिक्स को सपोज करें मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपकी रिलेशनल मैट्रिक्स बना दी है जी। तो क्या है आपकी रिलेशन मैट्रिक्स, ये रिलेशन मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, यानी आपके पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा। आंसर भी मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ कि क्योंकि जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आंसर की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास जो ट्रांजिटिव क्लोजर का जो आंसर आपके पास बनकर आएगा वो आंसर ये होना चाहिए, ताकि आप जो है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो मेरे और आपके आंसर्स मैच कर रहे हो। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जी। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर आएगा 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1। तो ये आपका फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। तो इसको आपने खुद ट्राई करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।